दोस्तों, सवेरा कहानी में आपका स्वागत है। कृपया वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें और नई कहानियों के लिए चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। अब हम कहानी की तरफ चलते हैं। चंदनपुर गांव में देव की पोस्टिंग हो गई थी, इसलिए आज हम वहां के लिए निकल रहे थे। मैं, अंजलि और मेरी प्यारी ननद सीमा देव के साथ ट्रेन की सफ़र का आनंद लेते हुए स्टेशन पर उतरे। शाम 5 बज चुका था, लेकिन स्टेशन पर लोगों की भीड़ बहुत कम थी। हमने वहां से चंदनपुर गांव के लिए गाड़ी बुक किया। वो भी बहुत मुश्किल से मिली, क्योंकि वहां कोई जाने के लिए रेडी ही नहीं हो रहा था। हम बैठे और गाड़ी निकल पड़ी। देव ने ड्राइवर से पूछा, चंदनपुर जाने के लिए कोई रेडी क्यों नहीं हो रहा था? ज़्यादा दूर है क्या? ड्राइवर ने कहा, रात हो चली है साहब, और शाम 6 बजे के बाद कोई उस गांव में जाना नहीं चाहता है। लेकिन क्यों? मैंने पूछा। वो क्या है ना मैडम, मनहूस माया का खौफ पूरे गांव को जकड़ रखा है। मनहूस माया? यह कौन है? साहब, वह एक चुड़ैल है। पूरा गांव उससे डरता है। शाम 6 बजे के बाद किसी भी समय अपने शिकार के लिए निकलती है, इसलिए कोई उस गांव में जाना नहीं चाहता है। ड्राइवर की बात हमारे मन में डर पैदा कर दिया, लेकिन देव शांत बैठे थे। उन्हें इन फिजूल की बातों पर भरोसा नहीं था। वह बोले, क्या बकवास है, फिर तुम कैसे चल रहे हो? इसलिए क्योंकि मैं कुंवारा हूँ और उस गांव से भी नहीं हूँ। मतलब क्या है भैया? मैंने पूछा। वह बस शादीशुदा मर्दों का ही शिकार करती है, वो भी जिनकी नई नई शादी हुई हो। सीमा और मैं एक दूसरे को डर से देखने लगे। मेरी भी शादी के अभी 2 महीने ही हुए हैं। देव ने कहा, तुम बकवास करना बंद करो और गाड़ी चलाओ। हम चंदनपुर पहुँच गए। वहाँ देव को सरकारी क्वार्टर मिला हुआ था। घर के अंदर जाकर हमने राहत की सांस ली। मैंने कहा, देव, यदि उस ड्राइवर की बात सच हुई तो? देव बोले, कैसी बातें कर रही हो? तुम्हारी बातें सुनकर सीमा भी डरने लगेगी। यहाँ और भी लोग रहते हैं। ऐसी बात होती तो मुझे यहाँ आने से पहले ही खबर मिल जाती। चलो आराम करते हैं, कल ड्यूटी भी ज्वाइन करनी है। हम सब खाना खाकर सोने चले गए, लेकिन डर से मेरी आंखों की नींद उड़ गई थी। उधर सीमा भी अपने कमरे में जाग रही थी। देव मस्त होकर सो रहे थे। तभी सीमा की चीखने की आवाज़ आई। मैं दौड़कर भागी उसकी तरफ। क्या हो गया? तुम्हें चीखा क्यों? भाभी, वो खिड़की से बाहर मुझे लगा कि कोई है। मैंने उसकी परछाई देखी। भाभी, आप मेरे साथ ही सो जाइए, मुझे बहुत डर लग रहा है। मैं खिड़की की तरफ गई। बाहर देखा तो बरगद के पेड़ की परछाई को देखकर सीमा डर गई थी। जो डर हमारे मन में बैठ गया था, वही डर हमें डरा रही थी। कोई नहीं है यहाँ। इस पेड़ की परछाई देखकर तुम डर गई। चलो सो जाओ। इस तरह सुबह हो गई। हम सब अपने अपने काम में लग गए और देव अपने ऑफिस के लिए निकल गए। सीमा ने कहा, भाभी, चलिए ना बाहर घूम कर आते हैं, फिर गांव वालों से मिलकर यहाँ के बारे में जानना भी तो है। हम गांव में निकल गए। गांव में सभी लोग हमसे मिलकर बहुत खुश थे, लेकिन एक बात बहुत ही अजीब थी। गांव में बस चंद ही मर्द थे, और जो थे वह कुंवारे, बूढ़े और बच्चे ही थे। हम वापस घर आ गए, लेकिन हमें किसी ने मनहूस माया के बारे में नहीं बताया। भाभी, आपको कुछ अजीब नहीं लगा इस गांव में? यहाँ औरतों का रेशियो मर्दों की रेशियो से ज़्यादा है, और जो जवान हैं वो अभी तक कुंवारे हैं। कहीं उस ड्राइवर की बात सच तो नहीं? नहीं सीमा, क्या फालतू की बात कर रही हो? ऐसी बात होती तो क्या गांव वाले हमें नहीं बताते? तभी मैंने घड़ी पर नजरें दौड़ाई। 9 बज गए थे। सीमा, अपने भैया को कॉल करो, उन्हें तो अब तक आ जाना चाहिए था। हम दोनों परेशान हो रहे थे। तभी दरवाजे की बेल बजी। देव, कहाँ रह गए थे? हम कितने परेशान हो रहे थे। देव हमारी बातों पर ध्यान कम, अपने में ज़्यादा खोए हुए थे। देव, मैं कुछ पूछ रही हूँ, क्या हुआ है? देव ने कहा, कुछ नहीं है बाबा, मैं ऑफिस से टाइम पर ही निकल गया था। मैं बाइक लेकर आ ही रहा था कि रास्ते में मुझे एक लड़की दिख गई। उसकी बस मिस हो गई थी। वह अकेली थी और अंधेरा भी हो रहा था। उसकी बातों से पता चला कि वो चंदनपुर ही आ रही थी, तो मैंने उसे उसके घर तक ड्रॉप कर दिया, इसलिए वापस आने में लेट हो गया। मैंने कहा, यह तो अच्छी बात है, लेकिन लेट हो रहा था तो हमें कॉल कर देना चाहिए था। लेकिन भैया, कौन थी वो? सीमा ने पूछा। मुझे नहीं मालूम, पर थी बहुत खूबसूरत। कोई भी उसे देखे तो देखते ही रह जाए। 2 महीनों में मैंने पहली बार देव के मुंह से किसी दूसरी औरत की सुंदरता की तारीफ सुनकर मेरा मन बेचैन और दुखी हो गया। सीमा को भी मेरे लिए बहुत बुरा लग रहा था। देव अब हर रोज ऑफिस से लेट आने लगे।
पूछने पर बहाना बनाते या हम पर ही गुस्सा करते। देव का व्यवहार मेरे प्रति बदलने लगा था और मैं कुछ समझ नहीं पा रही थी। एक रात, देव, कितने दिन हो गए हम एक दूसरे से ठीक से बात तक नहीं किए हैं, मुझे नींद भी नहीं आ रही है। देव ने कहा, कुछ कहना है तो कहो, मैं सुन रहा हूँ। मैं उनके कंधे पर अपना सिर रखते हुए बोली, 2 महीने पहले याद है जब हमारी शादी हुई थी, तब आप कितने रोमांटिक थे। आपको तो उस समय मुझ पर बहुत प्यार आता था, लेकिन यहाँ आने के बाद कितने बदल गए हो आप। देव ने अपने कंधे को हटाते हुए कहा, शादी को पूरे 2 महीने से ज़्यादा हो रहा है और यहाँ मुझे बहुत ही ज़्यादा काम है। तुम सो जाओ, मुझे नींद आ रही है। उनकी बातों में जो बेरुखी थी वो मुझे आहत कर रही थी। मैं उठकर हॉल में आ गई। मन बहुत भारी भारी हो रहा था। सीमा मेरे पास आकर बैठ गई। भाभी, भैया की वजह से दुखी हो? भैया ऐसे तो पहले नहीं थे, फिर यहाँ ऐसा क्या हो गया है? जब से उस रात उस लड़की का जिक्र किए हैं तभी से वो बदल गए हैं। बात तो तुम सही कह रही हो सीमा, लेकिन हम पता कैसे करें कि वो लड़की कौन है? भैया जब ऑफिस चले जाएंगे तब हम गांव वालों से उसके बारे में पूछकर पता कर सकते हैं। वहाँ से ज़रूर कुछ पता चल जाएगा। देव के ऑफिस जाने के बाद हम गांव के मुखिया के पास जाकर पूछे। वो हमारी बातें सुनकर घबरा गया। क्या हुआ मुखिया जी, आप बता क्यों नहीं रहे हैं? उन्होंने कहा, हम सोच रहे थे कि उसका अगला शिकार कौन होगा, लेकिन उसने अपना अगला शिकार ढूंढ लिया है और वह तुम्हारा पति है। यह सुनकर हम और भी घबरा गए। आप क्या बोल रहे हो? कौन है वो? हमें तो कुछ भी समझ में नहीं आ रहा है। वह मनहूस माया है, चुड़ैल है। वह पूरे गांव में आतंक मचा रखी है। उसकी वजह से इस गांव के लड़के शादी नहीं करते हैं। जो करते हैं उसे अपने हुस्न के जाल में फंसाकर उससे संबंध स्थापित करती है, और जो उसे संतुष्ट ना करे उसे जान से मार देती है और उसका खून भी पी जाती है। यह सुनकर मेरे दिल को बहुत तेज धक्का लग गया। भाभी संभालिए। नहीं, मैं अपने देव को कुछ नहीं होने दूंगी। वो मेरे देव हैं। देव को मुझसे नहीं छीन सकती है। वो मुझे कहाँ मिलेगी मुखिया जी? वो कहाँ मिलेगी यह तो नहीं मालूम, लेकिन उसका घर इस गांव के अंतिम छोर पर है। वहाँ कोई आता जाता भी नहीं है। मैं वहाँ जाऊँगी। मुझे देव को बचाना है। भाभी, पहले घर चलते हैं, भैया आने वाले होंगे। हम घर वापस आ गए, लेकिन उस रात देव वापस आए ही नहीं। भाभी, भैया कहाँ रह गए हैं? हमने देव के ऑफिस में फ़ोन किया तो पता चला कि देव तो शाम को ही निकल गए थे। हमने हर उस जगह फ़ोन किया जहाँ से हमें देव की खबर मिल सकती थी, लेकिन हर जगह से निराशा ही हाथ लगी। समझ में नहीं आ रहा था कि देव कहाँ चले गए थे। काफ़ी सोचने के बाद मैंने सीमा से कहा, लगता है वो आपके भैया को लेकर चली गई है। जरूर अपने हुस्न के जाल में फंसाकर उनकी मति मार दिया होगा। आप यह कैसे बोल सकती हैं भाभी कि वही भैया को लेकर गई है? मैंने तुमसे एक बात छुपाया था। सोचा था कि तुमसे कहूँगी तो तुम डर जाओगी। कल रात मैं अपने कमरे में जब सोने गई तो आपके भैया नींद में बड़बड़ा रहे थे कि अब मैं तुम्हारे पास ही रहूँगा, अब वहाँ वापस नहीं आऊँगा। मैं समझी कि कोई बुरा सपना देख रहे होंगे, लेकिन अब समझ में आया कि वह उन्हें मुझसे दूर करने की कोशिश कर रही थी। आपके भैया पूरी तरह से उसके वश में हैं। मैंने उस बात को गंभीरता से नहीं लिया। मुझे देव को बचाना होगा। मुझे उसके घर जाना होगा, वहीं से कुछ पता चल सकता है। अगली सुबह हम उसके घर के लिए निकल गए। हम माया के घर पहुंचते हैं। वहाँ आसपास कोई नहीं था। बहुत डरवाना सा जगह था। हमें डर भी लग रहा था। घर के अंदर गए तो बहुत ही अजीब सी चीज़ें थी। सीमा बोली, यह तो कोई काला जादू करने का तरीका लगता है। माया काला जादू कर रही थी क्या? तभी अंदर से कोई आया, एक बूढ़ी औरत। कौन हो तुम दोनों और यहाँ क्या ढूंढ रही हो? मैंने पूछा। आप माया की दादी हो? वह बोली, हाँ मैं उसकी दादी हूँ, लेकिन तुम्हें क्या चाहिए? वह मेरे पति को अपने साथ लेकर गई है। आखिर वह यह सब क्यों कर रही है? आप उसकी दादी हैं तो उसे रोकती क्यों नहीं है? दादी बोली, वह किसी के कहने से नहीं रुकने वाली है जब तक वह अपनी मकसद में कामयाब नहीं हो जाती है। कैसा मकसद? उसके साथ जो हुआ है उसका ही तो वह बदला लेना चाहती है। ऐसा क्या हुआ है उसके साथ? मैंने पूछा। दादी कहने लगी, मेरी बच्ची हमेशा से ऐसी नहीं थी। उसका जन्म होने वाला था और उसकी माँ को एक जानलेवा बीमारी थी। माया के पापा उसका जन्म नहीं चाहते थे, लेकिन मेरी बहू को यह बच्चा चाहिए था। माया के जन्म के बाद मेरी बहू का निधन हो गया। मेरा बेटा उसकी मौत का कारण अपनी बेटी को ही मानता था और उसे मनहूस समझता। 5 साल बाद मेरा बेटा भी चल बसा।
और पूरा गांव मेरी छोटी सी बच्ची को मनहूस कहने लगा। मेरी बच्ची के साथ ना कोई खेलता और ना ही उसे कोई शुभ अवसर पर बुलाता। स्कूल में भी उसे कोने में अकेले चुपचाप बैठना पड़ता था। लेकिन मेरी बच्ची का मासूम दिल कभी किसी से शिकायत नहीं करता। बड़ी होने लगी, लेकिन मनहूस का दाग उसका साथ नहीं छोड़ा। गांव में कुछ भी अशुभ होता तो माया ही उसका कारण बन जाती। लेकिन किसी को अगर मदद की ज़रूरत होती तो माया बिना संकोच किए उसकी मदद करती, यह सोचकर कि शायद उसका इस अच्छे व्यवहार से गांव वाले उसे मनहूस करना छोड़ देंगे और उसके साथ भी अच्छे से पेश आएंगे। लेकिन गांव वालों का मन माया के प्रति बिल्कुल नहीं बदला। एक तरफ से माया को गांव वालों ने बहिष्कार कर दिया था। गांव में एक मनोज नाम का नया मास्टर आया हुआ था, बिल्कुल खुले विचार का, और उसका स्वभाव मेरी माया के प्रति बहुत ही विनम्र था। वह मेरी माया को समझता था। वह गांव वालों को भी समझाता कि किसी को इस तरह के नाम से पुकारना गलत है। पूरा गांव तो मेरी माया को कभी माया नहीं, मनहूस माया से ही पुकारा, लेकिन वह मेरी माया को सिर्फ माया ही कहकर पुकारता था। दोनों के बीच में नज़दीकियाँ बढ़ने लगी। सहानुभूति प्यार में बदल गया। माया को दुनिया भर का प्यार मनोज की आंखों में दिखता। मेरी बच्ची अब खुश रहने लगी, गाने नाचने लगी। मनोज एक दिन घर आकर बोला, दादी, मैं माया से शादी करना चाहता हूँ, आपका आशीर्वाद चाहिए। मेरा आशीर्वाद तो तुम दोनों के साथ ही है, लेकिन तुम जानते हो कि गांव वाले तुम्हें भड़काने की कोशिश करेंगे। उसने कहा, मुझे इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता है। मैं कल अपने घर वापस जा रहा हूँ ताकि अपने माँ बाप को अपने और माया के बारे में बता सकूँ। माया, तुम मेरा इंतज़ार करना, 1 सप्ताह बाद हमारी शादी है। माया मनोज के जाने के बाद हर रोज़ उसका वापस लौटने का इंतज़ार करने लगी। वह अपनी शादी की तैयारी में लग गई। हर रोज़ अपनी शादी के लिए कुछ न कुछ खरीदने लगी, कभी लहंगा, कभी चूड़ियाँ, कभी बिंदिया। गांव वाले यह सब देखकर उसे पागल पागल कहते और माया को चिढ़ाते कि वह वापस नहीं आने वाला है। लेकिन माया को इन सारी बातों से कोई फ़र्क नहीं पड़ता। 1 सप्ताह गुजर गए, मनोज वापस नहीं आया। माया उसका रास्ता देखती, कभी स्कूल जाती तो कभी रेलवे स्टेशन तक जाती। पागलों की तरह उसका इंतज़ार करने लगी। मेरी बच्ची अपना शुद्ध बुद्ध खो बैठी थी। मनोज तो नहीं आया, लेकिन उसकी खबर आई कि उसने किसी और के साथ शादी कर लिया और हमेशा के लिए वहीं शहर में ही रहेगा। यह खबर ने मेरी बच्ची की ज़िंदगी तबाह कर दिया। उसने भी मेरी बच्ची की मासूमियत का फ़ायदा उठाया। दादी, माया ने कहा, क्या मैं सच में मनहूस हूँ? जिसे भी चाहती हूँ वो मुझे छोड़कर क्यों चला जाता है? लेकिन देखना दादी, मनोज आएंगे, मैं उनसे बहुत प्यार करती हूँ। होश में आ मेरी बच्ची, मैंने कहा। अब यह सारी बातें भूल जा, जो होना था सो हो गया। खुद को इतना तकलीफ़ मत दे मेरी बच्ची। वो हर रोज़ दुल्हन के कपड़े पहनकर मनोज के आने का इंतज़ार करती। जिसे भी देखती उसे मनोज समझकर उससे शादी करने को कहती। लोग उसकी मानसिक स्थिति का फ़ायदा उठाते, लेकिन उससे शादी कोई नहीं करता। उसकी हालत देखकर मैं बहुत दुखी होती और एक दिन मैंने उससे कहा, मेरी बच्ची, मैं तुम्हारी यह हालत नहीं देख सकती हूँ। अब तो गांव वाले तुझे मनहूस के साथ साथ बच्चलन भी कहने लगे हैं। यह सब सुनने से पहले मैं मर जाती तो अच्छा रहता। वह मुझे गले पकड़ कर रोने लगी। नहीं दादी, आप ही तो मेरी आखिरी उम्मीद हो। यदि आपको कुछ हो जाएगा तो मैं क्या करूँगी? मेरा क्या होगा? अब से मैं खुद को संभालूंगी। लेकिन उसने कहीं पढ़ा कि काला जादू से सब कुछ वापस पाया जा सकता है। इसलिए उसने काला जादू और वशीकरण सीखना शुरू कर दिया ताकि वह मनोज को वापस ला सके। उसने जैसे तैसे करके काला जादू सीखा, लेकिन वह इस बात से अनजान थी कि यदि काला जादू में थोड़ी भी गलती हुई तो उसकी भी जान चली जाएगी। 2 दिन गुजर गए। जब वापस घर नहीं आई तो मैं उसे देखने चली गई। जाकर देखा तो मेरी बच्ची मर चुकी थी और उसकी आत्मा ने विकराल रूप ले लिया था, जिसे देखकर मैं भी डर गई। उसकी आत्मा ने कहा, जब मैं जिंदा थी तो लोगों ने मेरा फ़ायदा उठाया, लेकिन अब मैं उन सब से चुन चुन कर बदला लूँगी। किसी को नहीं छोड़ने वाली हूँ। यदि इस गांव में कोई भी मर्द शादी किया तो उसे अपनी दुल्हन से पहले मुझे संतुष्ट करना होगा, और यदि नहीं कर सका तो मैं उसका खून पी जाऊंगी। दादी ने एक लंबी सांस लिया। मैंने पूछा, लेकिन माया की मौत हुई कैसे? दादी ने कहा, काला जादू यदि उल्टा पड़ जाए तो सबसे पहले उसी की मौत होती है जिसने काला जादू किया हो, और वही माया के साथ भी हुआ। फिर क्या? जिन जिन लोगों ने उसका फ़ायदा उठाया था उन सब से वह बदला लेने लगी
और गांव में किसी को सुकून की नींद नहीं सोने देती। लेकिन मेरा पति, उसने क्या बिगाड़ा है? वह उसे क्यों ले गई अपने साथ? तुम सबका इस गांव में आना ही गलत है। तुम्हारे और तुम्हारे पति के बीच का प्यार उसे अपने और मनोज का प्यार याद दिला देती है, और वह देव को ही मनोज समझकर अपने साथ लेकर गई है ताकि इस अमावस्या उससे शादी कर सके। और यदि उसने यह शादी कर लिया तो तुम्हारा पति कभी वापस नहीं आएगा। अमावस्या में मात्र 3 दिन बचे हैं, उससे पहले ही माया को शांत करना होगा। नहीं नहीं नहीं, ऐसा नहीं होना चाहिए। कोई तो रास्ता होगा माया को रोकने का। एक ही रास्ता है, तुम्हें मनोज को वापस लाना होगा, तभी माया को शांत किया जा सकता है। और मुझे माया मिलेगी कहाँ? वहीं जहाँ वह काला जादू किया करती थी। यहाँ से कुछ दूर एक छोटी सी गुफा है, उस गुफा में माया काला जादू सीखा और किया करती थी। सीमा ने कहा, लेकिन हम मनोज को कैसे लाएंगे और वो हमारे साथ क्यों आएगा? हम तो उसे जानते भी नहीं हैं और ना ही पहचानते हैं। मैंने कहा, मैं लेकर आऊँगी, चाहे कहीं से भी, लेकिन मैं अपने देव को कुछ नहीं होने दे सकती हूँ। मेरा देव सिर्फ मेरे हैं और उसे बचाकर वापस मैं लाऊंगी। लेकिन भाभी, हम मनोज को ढूंढेंगे कहाँ? हमें मनोज को ढूंढने की क्या ज़रूरत है? वह स्कूल में टीचर था, वहीं से उसकी एड्रेस का पता चल जाएगी। हमें जल्दी स्कूल चलना होगा। हम स्कूल पहुँचते हैं और मनोज की एड्रेस वहाँ से लेते हैं और उस एड्रेस से हम उसके पास पहुँच भी जाते हैं। भाभी, चलो हम अंदर चलते हैं। हमने दरवाजे को नॉक किया, तभी किसी लेडीज़ ने दरवाज़ा खोला और उसने पूछा, जी आप लोग कौन हैं? जी हम मनोज सर से मिलने आए हैं, हम उनके स्टूडेंट हैं। दरअसल हमारी जॉब लग गई है तो हम उन्हें थैंक यू बोलने आए हैं। उस औरत ने हमें अंदर बैठाया और मैंने पूछा, सर कहाँ हैं? दिखाई नहीं दे रहे हैं। जी अभी बुलाती हूँ उन्हें। उधर से मनोज पूछता हुआ आया, कौन है? आपसे कोई मिलने आया है। हम दोनों उन्हें देखकर हैरान हो जाते हैं। वह व्हील चेयर पर थे। जी आप लोग कौन हैं? उन्होंने हमसे पूछा। जी हम आपके स्टूडेंट हैं, हम आपसे मिलने आए थे और आपको थैंक यू बोलना था, लेकिन मैं आप दोनों को नहीं पहचानता हूँ और मैंने तो 2 साल पहले ही पढ़ाना छोड़ दिया था। फिर अचानक आप दोनों कौन हैं? हाँ, आप हम दोनों को नहीं पहचानते हैं, लेकिन हम आपको जानते हैं। आप हमें नहीं पहचानते, लेकिन माया को तो पहचानते हैं ना? यह नाम सुनते ही मनोज की आंखों में आंसू आ गए। क्या हुआ? माया का नाम सुनते ही आप चुप क्यों हो गए? उन्होंने कहा, कैसी है मेरी माया, खुश तो है? मैंने कहा, अरे वाह, आप तो गिरगिट की तरह रंग भी बदल दिए। आपको अपनी माया की इतनी फिक्र है तो फिर आप यहाँ क्या कर रहे हैं इस व्हील चेयर पर? आपको अंदाज़ा भी नहीं है कि आपकी माया के साथ क्या हुआ है। लेकिन इससे पहले यह बताइए कि आप उस बेचारी को धोखा क्यों दिए? जब शादी नहीं करना था तो उसका फ़ायदा क्यों उठाया? मनोज ने कहा, नहीं, मैं तो अपनी माया से बहुत प्यार करता हूँ। प्यार करते तो किसी और के साथ शादी नहीं करते। सर ने कोई शादी नहीं किया है, उस औरत ने कहा। शादी नहीं किए तो फिर आप वापस माया के पास क्यों नहीं गए? कैसे जाता, जाने लायक रहा ही नहीं। मैंने माया से कहा था कि मैं 1 सप्ताह बाद वापस लौट आऊँगा खुशखबरी लेकर, और जब मैं वही बताने के लिए उसके पास जा रहा था तभी रास्ते में मेरा एक्सीडेंट हो गया। होश आया तो मेरे दोनों पैर नहीं थे। मैं जानता था कि मैं इस हालत में भी उसके पास जाऊंगा तो माया मुझे अपना लेगी, लेकिन अगर गांव वालों को पता चलता कि शादी से पहले ही मेरे पैर नहीं रहे तो फिर से वो माया को मनहूस कहते और माया खुद को मनहूस समझकर मेरी हालत का जिम्मेदार खुद को समझने लगती। मैं पूरी ज़िंदगी अपनी वजह से उसका अपमान होते हुए नहीं देख सकता था। वो खुद के गिल्ट में रहे, इससे अच्छा था कि वो मुझे बुरा समझकर भूल जाए। मेरे साथ किस्मत ऐसा खेल खेलेगी, मैंने ऐसा सोचा नहीं था। इसलिए उसे झूठी खबर पहुंचा दिया कि मैंने शादी कर लिया, ताकि वो मेरा इंतज़ार ना करे और किसी और के साथ शादी करके खुश रहे। मैं इसी सुकून के साथ अब तक जिंदा हूँ कि मेरी माया खुश होगी। मैंने कहा, क्या प्यार है आप दोनों का। एक जो आपके इंतज़ार में अपनी जान दे दी और एक आप है जो उसे खुश रखने के लिए, उसे कोई मनहूस ना समझे, मनहूसियत का धब्बा हटाने के लिए यहाँ अकेला जीवन ही अपना लिया। क्या मेरी माया ने अपनी जान दे दी? वो हैरानी से पूछे। मैंने उनको सारी बात बताई। आपको मेरे साथ चलना होगा वरना वो देव को मार देगी। प्लीज़ आप मेरे साथ चलिए। मैं चलूँगा तुम्हारे साथ। चलो। हम वहीं पहुँचते हैं जहाँ माया काला जादू किया करती थी। रुको माया। वो मुझे देखकर एक भयानक स्वरूप ले ली।
तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई यहाँ आकर मुझे रोकने की? यह देव है, मेरा पति। यह तुम्हारा कोई नहीं लगता है। नहीं, अब मेरा होने वाला पति है और अच्छा है कि तुम यहाँ से चली जाओ, क्योंकि मैं औरतों को नहीं मारती। मैंने उससे कहा, तुम मनोज से प्यार करती हो, याद करो अपने मनोज को। मुझे याद है मनोज, मैं अपने मनोज को कैसे भूल सकती हूँ? तो फिर पहचानती क्यों नहीं हो अपनी मनोज को? वह मेरा देव है, तुम्हारा मनोज नहीं। तुम्हारा मनोज यह रहा। सीमा मनोज को लेकर आती है। माया मनोज को देखकर उसके आंखों में आंसू आ जाते हैं। उसके चेहरे पर एक अजीब सा दर्द का भाव दौड़ जाता है। वह अपने नॉर्मल रूप में आ जाती है। वह मनोज के पास दौड़कर जाती है। मनोज, तुम आ गए। तुम क्यों नहीं आए अपनी माया के पास? क्यों मुझे छोड़ दिया? क्यों धोखा दिया तुमने? और तुम इस तरह से क्यों बैठे हो? मनोज ने उसे सारा सच बताया। मैं बहुत बदनसीब हूँ माया। मैं नहीं जानता था कि जो फैसला मैं ले रहा हूँ वो तुम्हारी जान ले लेगा। नहीं मनोज, बदनसीब तो मैं हूँ जो जीते जी कभी खुशी नहीं मिल सकी। मैं तो हमेशा से ही तुमसे ही प्यार करते आई हूँ। अपने मन को शांत करने के लिए पता नहीं मैंने कौन कौन से गलत काम कर लिए। अपनी माया को माफ़ कर दो। माफ़ी तो मुझे मांगना चाहिए माया। तुम अपने मनोज को माफ़ कर दो। मेरी आखिरी इच्छा है मनोज, क्या तुम उसे पूरी करोगे? तुम मुझसे शादी कर लो ताकि मेरी आत्मा मुक्त हो सके और मैं जहाँ भी जाऊँ सिर्फ अपनी मनोज की पत्नी कहलाऊँ। उनका ऐसा प्रेम देखकर हमारी आंखों में आंसू आ गए। शायद हमने कभी ऐसा प्रेम किसी को करते हुए नहीं देखा होगा। देव भी अपने होश में आ गए थे। माया ने मेरे पास आकर बोला, तुम्हारा प्रेम सच्चा है, इसलिए तुम अपने देव को बचा पाई और तुमने मेरे मनोज से भी मुझे मिला दिया। इसके लिए तुम्हें शुक्रिया। अब पूरा गांव मेरे श्राप से मुक्त हुआ। मनोज और माया की शादी हो गई। दोनों की शादी हम सबके लिए बहुत स्पेशल थी, क्योंकि हम पहली बार किसी इंसान और आत्मा की शादी देख रहे थे। शादी होते ही माया मुक्त हो गई, लेकिन मनोज आज भी अपनी माया की याद से मुक्त नहीं हो पाया है। आप सभी को मेरी कहानी सुनने के लिए धन्यवाद।